नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और चूरू जिले की राजनीतिक हालात की आपको जानकारी देंगे, ताजा अपडेट आपको देंगे और दोस्तों कुछ रिकॉर्ड भी बताएंगे। रतनगढ़ के बारे में आपको बताया पूरा विस्तार से। चूरू लोकसभा के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र की ताजा अपडेट के साथ एक विधानसभा का रिकॉर्ड हम आपको जरूर बताते हैं और विधानसभा बार हम ये भी बताएंगे कौन किससे आगे, कौन किससे पीछे, किस फैक्टर के तहत कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है। दोस्तों, ये सारी स्थितियां हम लगातार आपको 7 बजे के इस बुलेटिन में साफ संदेश भारत के द्वारा, इस एपिसोड के द्वारा हम आपको रेगुलर बताते हैं। दोस्तों, आज भी बताएंगे, लेकिन आज हम ताजा अपडेट आपको बताएं और जो एक विधानसभा का पूरा रिकॉर्ड बताएं और जिले में क्या बड़ा नया हुआ है और दोनों ही प्रमुख कैंडिडेट कहां क्या कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, उनका कार्यकाल कैसे, उनका जो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान है वो चल रहा है, उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन जल्दी से मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूं। दोस्तों, डुंगराना की श्याम गौशाला में गुंजाश्री गांव के एक शिक्षक सज्जन कुमार मेरिया ने 50 क्विंटल पराली दोस्तों गौशाला को भेंट किया और अध्यक्ष श्रीचंद शर्मा सहित पूरे स्टाफ ने उनकी प्रशंसा की। इसके अलावा दोस्तों शंकर पन्नू ने कल बहुत बड़ा झटका दिया कांग्रेस को। अपना 55 वर्ष का पार्टी में कार्यकाल छोड़ते हुए भाजपा ज्वाइन करने की बात उनकी आ रही है और 3 अप्रैल को परसों वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा झटका दोस्तों। कहीं ना कहीं गंगानगर की सीट जो है अब भाजपा बढ़त करती हुई दिखाई दे रही है। निहालचंद की टिकट यहाँ कटी, जो बीजेपी के लगातार सांसद बनते आ रहे थे। उसके बाद में भी निहालचंद जो है वो तन मन धन से पूरे जो है प्रियंका बालान के साथ आ चुके हैं। और अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो रामगढ़ एक्सिस बैंक के द्वारा जो एक किसान का कुड़की का नोटिस जारी किया गया था दोस्तों, उसको लेकर किसानों में बवाल मचा है और किसान धरने पर बैठे हैं। आपने बलवान पूनिया की भी फोटोएं देखी होगी, वो भी वहां पहुंचे थे। तो अब लगातार किसान उस नोटिस के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर इस किसान की जमीन को कुड़ क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लोन का मामला था और अक्सर देखा जाता है बैंकों द्वारा ये नोटिस भी दिया जाता है और जमीन हालांकि आप किसी किसान की कुड़क नहीं कर सकते हैं। इसके प्रावधान अब बदल चुकी है, इसका कानून अब बदलने जा रहा है। सरकार संकल्पित है, जो भाजपा की सरकार है वो। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो सरसों व चना की आज सोमवार से खरीद होने जा रही है। इसको लेकर लगभग 24 खरीद केंद्र पूरे हनुमानगढ़ जिले में बनाए गए हैं और इसमें विधानसभा में 2-2, 3-3 भी और इससे ज्यादा भी खरीद केंद्र हो सकते हैं। और सरसों का जो समर्थन मूल्य है मैं आपको बताऊं, 5650 रुपए समर्थन मूल्य है सरसों का। जबकि जो भाव अगर देखें मंडियों में, आप सरसों का मैं बात कर रहा हूं, तो 4600 से 4800 के बीच झूल रहा है लगातार। तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे फायदा होने वाला है। और अब देश की सबसे बड़ी मैं खबर आपको जल्दी से बता दूं, तो अरविंद केजरीवाल को, जिनको मुख्यमंत्री है दिल्ली, उनको शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी के द्वारा उनका बयान लिया गया था। उसके बाद में आज कोर्ट ने उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। 15 अप्रैल तक अब वो तिहाड़ जेल में रहेंगे और उसके बाद में बवाल मचा हुआ है। और आज एक और बड़ी घटना देश में ये हुई दोस्तों, एक ट्वीट को रीट्वीट किया भारत के प्रधानमंत्री ने। ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। और उस ट्वीट में क्या था कि देश की जुडिशरी को डराया धमकाया जा रहा है कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा, देश के पीएम द्वारा। इस प्रकार का ट्वीट रीट्वीट करना बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ी साजिश बाहर से हो रही है।
तो ये मामला हो सकता है। अरविंद केजरीवाल सहित अनेक नेता जो विभिन्न भ्रष्टाचारों के आरोप में जेल में जा रहे हैं। हालांकि यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी लगातार ताबड़तोड़ नोटिस जा रहे हैं जो कोर्टों के हैं विभिन्न मामलों के चलते। तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या ये आशंका विपक्ष में है? क्या प्रभावशाली लोग जो है वो कहीं विपक्ष के हैं या क्या साजिश है? इसमें पूरा खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन इस एक खबर ने खलबली मचा दी है पूरे भारत में। और प्रधानमंत्री द्वारा जब ये रिट्वीट किया गया तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला और शोचनीय विषय ये है कि किसी देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि हमारी न्यायपालिका को कहीं ना कहीं धमकाने का, डराने का प्रयास चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे आज उनके प्रचार प्रसार और किस प्रकार उनका ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। राहुल कसवा कांग्रेस के प्रत्याशी का और देवेंद्र झांझड़िया भाजपा के प्रत्याशी का। इससे पहले आज हम दोस्तों सुजानगढ़ विधानसभा का आपको रिकॉर्ड बताएंगे, क्योंकि हमने रतनगढ़ विधानसभा का रिकॉर्ड बताया। सुजानगढ़ विधानसभा का हम रिकॉर्ड बताएंगे। 2,92,000 वोट सुजानगढ़ में वर्तमान में है जो कि अब मतदान करने वाले हैं। और इसके अलावा बात करें 2019 की तो भारतीय जनता पार्टी यहां से दोस्तों कहीं ना कहीं 42,777 वोटों की लीड भाजपा ने यहां की थी। 98,327 वोट मिले थे और कांग्रेस को 55,550 वोट यहां से मिले थे। तो कहीं ना कहीं 42,777 वोटों की लीड भाजपा की पिछले चुनाव में यहां थी। तो क्या भाजपा अभी भी लीड बना सकती है या क्या इसके यहां फायदा नफा नुकसान कांग्रेस भाजपा को ये है, हम करने वाले हैं इस समीक्षा में, इस बुलेटिन में और इस पूरी खबर में। तो सबसे पहले मैं कुछ रिकॉर्ड बता देता हूं। 5 बार मास्टर भंवरलाल मेघवाल यहां से चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों। कुल 15 विधानसभा चुनाव में यहां 6 बार कांग्रेस जीती है और 4 बार भारतीय जनता पार्टी, 3 बार निर्दलीय, 1 बार जनसंघ और 1 बार जनता पार्टी ने यहां अपना विधायक बनाया है। तो सोना देवी निर्दलीय मात्र 208 वोटों से यहां विधानसभा का चुनाव जीती थी। तो ये भी एक रिकॉर्ड भी है यहां सुजानगढ़ के लिए। और सुजानगढ़ के लिए क्या बड़ी चीजें हैं, जिला की मांग भी थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सुजानगढ़ से संबंधित क्या चीजें इसके बारे में भी बात करें तो जया किशोरी जो प्रसिद्ध भारत की कथावाचक है, आपने उनको टीवी और अन्य कथा करते हुए कहीं सुना और देखा होगा। जया किशोरी वो सुजानगढ़ की बेटी है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और ताल छापर इसी तहसील में विधानसभा में आता है दोस्तों इसका एरिया। और हिरणों के लिए राजस्थान का कितने बड़ा संरक्षण क्षेत्र है ये संरक्षण क्षेत्र, आपने किताबों में इतिहास में इसको पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा आपने जरूर। इसके अलावा एक नया रोचक आपको सुजानगढ़ के लिए बताऊं। आजादी से पहले सुजानगढ़ जिला था, आजादी से पहले जिला था और जिले की उपाधि थी, लेकिन आजादी के बाद में इसको तहसील की उपाधि मिली और ये लगातार तहसील है। अब जिले की मांग हालांकि काफी पुरानी है, लगातार की जा रही है। और जब गहलोत सरकार ने 19 जिले दिए उस समय यहां जबरदस्त आंदोलन हुआ था, उसकी भी बात करेंगे। तिरुपति बालाजी का मंदिर विश्व में कौन नहीं जानता होगा, भारत का बहुत बड़ा धनी, एक प्रकार से सबसे ज्यादा चढ़ावा उस मंदिर में आता है। उसी की तर्ज पर दक्षिण भारत की शैली में और वहां के कामगारों द्वारा यहाँ सुजानगढ़ में एक उसी तर्ज पर तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया था। और भैरू सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन दोस्तों किया था। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भैरू सिंह शेखावत, माफ कीजिएगा। और राजस्थान के तो कई बार वो सीएम भी रह चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों और क्या खास चीज है। सालासर यहाँ महज यहाँ से सुजानगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी में है, जो राजस्थान का बालाजी का सबसे बड़ा मंदिर है, इस क्षेत्र में आता है। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध मंदिर और जगह है दोस्तों सुजानगढ़ में, और वो है डूंगर बालाजी। ये सुजानगढ़ से महज 10 किलोमीटर दूर गोपालपुरा में स्थित है। द्रोणाचार्य की तपोस्थली है दोस्तों, द्रोणाचार्य
कौन नहीं जानता होगा, इतिहास का पार्ट है, आपने महाभारत में आदि उनका जिक्र जरूर सुना होगा। तो वो उनकी तपस्थली रही है सुजानगढ़, और सुजानगढ़ में लगभग ये धारणा है और ये इतिहास का पार्ट भी बताया जा रहा है कि पांडवों ने भी अपना अज्ञातवास कुछ समय यहां बिताया था। 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है, डूंगर बालाजी का मंदिर, जो कि 10 किलोमीटर दूर है सुजानगढ़ से महज। तो कुल मिला के सुजानगढ़ का जो आपने देखा किस प्रकार का रोचक इतिहास और इसकी जानकारी है। दोस्तों 1980 से कांग्रेस यहाँ लगभग 6 बार और भाजपा 4 बार, मैंने आपको रिकॉर्ड बताया ही था। लेकिन अब बात करते हैं, बीकानेर महाराजा सुजान सिंह के नाम से रखा गया था सुजानगढ़ का नाम। 1835 में सुजानगढ़ का नाम बीकानेर के महाराजा सुजान सिंह के नाम से रखा गया था। हम आपको चूरू जिले के सभी 8 विधानसभाओं के दोस्तों डिटेल हम बता रहे हैं इस 7 बजे के बुलेटिन में। तो उसी के सिलसिले में आज सुजानगढ़ का, रतनगढ़ का बता चुके हैं, आज सुजानगढ़ की बात कर रहे हैं। सुजानगढ़ की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1520 को सुजानगढ़ की स्थापना हुई थी और खरबू पंडित के द्वारा की गई दोस्तों सुजानगढ़ की स्थापना। और सुजानगढ़ का पहला नाम भी यही था, खरबू जी की कोर्ट, ये नाम था सुजानगढ़ का। और एक कोर्ट भी बनाई खरबू जी ने यहाँ, और उस कोर्ट का नाम है खरबू जी की कोर्ट, और यही सुजानगढ़ का नाम है, जो कि बाद में 1835 में बीकानेर के महाराजा सुजान सिंह के नाम से इसको बदला गया। तो ये है ना बड़ा रोचक इतिहास सुजानगढ़ का। आप तो वैसे ही छोटा मोटा समझ रहे होंगे, भादरा विधानसभा, नौर, तारनगर, राजगढ़, सरदार शहर जैसा, लेकिन सुजानगढ़ बड़ा प्रसिद्ध, विचित्र, ऐतिहासिक, पौराणिक भूमि है दोस्तों, जिसका इतिहास भी मैं संक्षिप्त में ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि 7 बजे का बुलेटिन है, हम विस्तार से इसको नहीं बता सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट बता रहा हूं विधानसभा के, जल्दी से आपको। 2023 में मास्टर भंवरलाल के पुत्र, जो कि क्योंकि भंवरलाल मेघवाल का तो निधन हो गया, उसके बाद में उनके पुत्र जो है कांग्रेस की टिकट भी मिली और वो यहां से जो है वो राजनीति करते हुए नजर आए। 86,790 वोट उनको मिले कांग्रेस की टिकट से, 43.18% थे ये, और 2,453 वोटों की हालांकि महज छोटी सी जीत थी दर्ज की। और यहां रहा संतोष मेघवाल को, भाजपा की उम्मीदवार को, जिनको 84,337 वोट मिले और ये 41.96% थे। इसके अलावा नंबर 3 पर बाबूलाल RLTP से थे, 19,438 वोट मिले, और 4 नंबर पर राजेंद्र निर्दलीय खड़े हुए थे, 4303 वोट मिले थे, और 5वें नंबर पर नोटो रहा था, नोटा, जिनको 1788 वोट मिले, और शेष उम्मीदवार इनसे पीछे थे। अब बात करें 2018 की, मैं जल्दी से ही बताऊंगा आपको। कांग्रेस से मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल यहां से जो है विधायक बने थे, 83,632 वोट लिए थे 2018 के चुनाव में, 45.6%, और 38,749 वोटों की जीत दर्ज की थी दोस्तों। और खेमाराम बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था, 44,883 वोट लिए थे खेमाराम ने। और यहाँ 3 नंबर पर रही थी संतोष मेघवाल, निर्दलीय खड़ी हुई, 38,603 वोट मिले, हालांकि अच्छे खासे वोट मिले थे, तिकोनी टक्कर हुई थी 2018 में यहाँ। और नंबर 4 पर रहे थे सीताराम BSP के, बसपा से खड़े हुए, मात्र 4,802 वोट मिले। तो ये हालांकि बाद में चलकर भंवरलाल जी की पद पर ही उनका निधन हो गया था, और उसके बाद में उपचुनाव हुआ था 2021 को, जहां उपचुनाव में कांग्रेस के भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज को टिकट मिली, और ये उपचुनाव मनोज मेघवाल ने जीता। इसके अलावा बात करें 2013 की, उससे पहले जाए, खेमाराम बीजेपी के यहां से विधायक बने थे, 78,920 वोट मिले थे, 50.5%। ये प्रतिशत देखिएगा, मत प्रतिशत यहां ज्यादा है बीजेपी का, 13,649 वोटों की ये जीत थी, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी जीत नहीं थी। मास्टर भंवरलाल मेघवाल तो 38,749 वोटों से जीते थे। तो यहां हराया था मास्टर भंवरलाल मेघवाल को कांग्रेस की, क्योंकि ऐसी सीट है ये, और यहां से लगभग यही नेता और इनके परिवार के जन ही खड़े होते हैं। तो भंवरलाल मेघवाल को 2013 में 65,271 वोट मिले थे, और बसपा के सीताराम को यहां 7,415 वोट मिले थे,
और नंबर 4 पर नोटा रहा था, जिनको 4554 वोट मिले थे, और शेष सभी उससे नीचे। 2008 तक बताएंगे, 2008 का भी मैं जल्दी से बता देता हूं। उस समय भी कांग्रेस के टिकट पर भंवरलाल मेघवाल को टिकट दी गई थी। धुरंधर नेता रहे हैं सुजानगढ़ के भंवरलाल मेघवाल। 56,292 वोट लिए थे और 46.7% थे, और जीत का अंतर था 14,061 वोटों से जीते थे। यहां भी खेमाराम को हराया, बीजेपी की टिकट खेमाराम को मिली थी। धुरंधर नेता है खेमाराम भी बीजेपी के। 42,231 वोट उनको मिले थे, और रामेश्वर लाल को निर्दलीय रहे 13,882 वोट मिले, जबकि परमेश्वर लाल बीएसपी के, उनको महज 2677 वोट मिले। उसके बाद में नंबर आता है औरों का। तो कुल मिला के देखा जाए तो सुजानगढ़ का बड़ा रोचक ये इतिहास है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। सुजानगढ़ विधानसभा में ताबड़तोड़ जनसंपर्क चल रहा है कांग्रेस बीजेपी का, दोनों दलों का। 2 दिन पहले यहाँ देवेंद्र झाझड़िया भी ताबड़तोड़ गांव में घूम रहे थे, और आज यहाँ जो है राहुल कसवा भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान पर थे। तो अब बात करेंगे कौन आगे कौन पीछे, यह फैक्टर क्या काम कर रहा है। मुख्य रूप से पिछली सरकार थी अशोक गहलोत की, 19 जिले बने थे दोस्तों पूरे राजस्थान में, ताबड़तोड़ जिले बना दिए। और हालांकि नोहर की भी मांग थी, इसी लोकसभा में आता है नोहर विधानसभा क्षेत्र, इसी चूरू लोकसभा में आता है। और सुजानगढ़ की इस लोकसभा से 2 ऐसे क्षेत्र बड़े विधानसभा क्षेत्र थे जिनको जिला बनाने की कयास लगाए जा रहे थे, और धरना प्रदर्शन लगातार मांग चली। यही बलवान पूनिया मंगेश चौधरी इस मांग को जोर शोर से उठा रहे थे, और आज कांग्रेस के फेवर में ये लगे हैं राहुल कसवा के, जिनको टिकट मिली है। हालांकि कांग्रेस ने निराश किया दोनों ही विधानसभाओं को, और इसकी परिणति, हालांकि इंदौर में भी इसको लेकर व्यापक विरोध है कांग्रेस के प्रत्याशी का इसी विषय को लेकर। और सुजानगढ़ में तो जबरदस्त रोष व्याप्त है दोस्तों। आपने देखा होगा उस समय जब जिले बने थे, और बहुत से जिलों में जबरदस्त चक्का जाम, धरना प्रदर्शन और इस प्रकार की गिरफ्तारियां आदि हुई थी, और मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे, राजमार्ग बड़े बड़े आवागमन का साधन सारे ठप कर दिए थे। उसी में एक सुजानगढ़ भी है, सालासर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बालाजी का मंदिर है। सारे के सारे मार्ग सालासर जाने वाले अवरुद्ध कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो ये फैक्टर कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं चूरू लोकसभा में। और इसके तहत 2 विधानसभा आती है, हालांकि बादरा भी आता है, क्योंकि अगर नौर जिला बनता तो बादरा को भी फायदा मिलता। तो कहीं ना कहीं हम आगे चलकर नौर की भी बात करेंगे, बादरा की भी बात करेंगे, क्योंकि ये जिले की बात आई और सुजानगढ़ से संबंधित है, तो ये आपको हम अभी बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और देवेंद्र झाझड़िया को जो कि टिकट मिली थी, उस समय आपको मैं ईमानदारी से अगर बताऊं तो 70 और 30 का रेसा था इनकी लोकप्रियता में, इनके नाम की चर्चाओं में। इस चूरू लोकसभा में राहुल कसवा 70%, ऐसा लग रहा था कि राहुल कसवा को टक्कर नहीं दे पाएंगे देवेंद्र झाझड़िया। लेकिन धीरे धीरे देवेंद्र झाझड़िया टिकट लेकर विधानसभाओं में आए, गांव में पहुंचे, चौपालों पर पहुंचे, कस्बे में नुक्कड़ सभाएं की, और उनके विचार लोगों ने सुने, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी है और पूरे भारत का नाम रोशन करके पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण 1 रजत और बड़े बड़े दोस्तों इनको अवार्ड मिले हैं। तो ये आए, अपनी बात रखी, लोगों को सच्ची लगी, और पीएम मोदी का उम्मीदवार है, तो लोगों ने, क्योंकि लोग मोदी के हिसाब से वोट देते हैं इस चूरू लोकसभा में और इस लोकसभा के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उनको बढ़त मिलती गई। और पिछले 4-5 दिनों से बादरा और नौर क्षेत्र में जिस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ ने एक राजनीतिक एक ग्राफ शुरू किया है अपना, क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों यहाँ आपको, उससे आप समझ सकते हैं कि राजेंद्र राठौड़ अब कितने कारगर तरीके से इस चूरू लोकसभा में प्रभाव डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस हांसी पर जा पहुंची है। संजीव बेनीवाल, बादरा का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, क्योंकि मैं बादरा का निवासी हूं, और यहाँ का एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये चूरू जिले का लोकसभा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है।
तो यहां संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया की करारी कांटे की टक्कर हुई थी। आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में महज 1100 वोटों से 1135 वोटों से जीत दर्ज की थी संजीव बेनीवाल ने। लग ये रहा था कि 25-30 हजार वोटों से जीतेंगे। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, हालांकि चुनिंदा वोट लिए संजीव बेनीवाल ने, हर किसी को गले नहीं लगाया। ये एक, हालांकि ये संजीव बेनीवाल ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया। जब लास्ट में परिणाम आया तो दोस्तों कहीं ना कहीं हलफ सूख चुके थे। जब काउंटिंग हो रही थी, ऊपर नीचे हो रहा था, बहुत नजदीकी मामला चल रहा था उस समय। उनको याद भी आ गया होगा, सारा का सारा याद आ गया होगा कि कहां कहां क्या क्या गलतियां की, क्यों लोगों को गले नहीं लगाया, क्यों किसी एक के चलते दूसरे को नहीं लगाया कि ये इसके 100 वोट हमें नहीं मिलेंगे अगर इसको शामिल कर लिया गया। मैं वही बात बता रहा हूं, संजीव बेनीवाल को जो वोट मिले, बेशक वो संजीव बेनीवाल के भाजपा विचारधारा के और भाजपा में पीएम नरेंद्र मोदी में और सब विश्वास रखने वाले वोट थे, उनको मिले। लेकिन बहुत से वोट ऐसे हैं दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी के कैंडिडेट ज्यादा जीत रहे हैं और पीएम मोदी को जो ज्यादा वोट प्रतिशत मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं वो वोट जो है वो 10 से 15 हजार या 20 हजार वोट संजीव बेनीवाल के टच में नहीं है। उनको वोट नहीं देना चाहते, कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, ऐसे बहुत से वोटर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अजीतपुरा गांव, बिरानी गांव आदि आदि राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ सभाएं की और वो धड़े के धड़े जो संजीव बेनीवाल के साथ विधानसभा में नहीं गए, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के साथ बीजेपी में आसानी से आ गए और संकल्प लिया कि हम यहाँ से बीजेपी को जिता कर भेजेंगे। तो ये पार्टी के भी निर्देश है और पार्टी की एक पॉलिसी भी है। तो ये वोटर जो 10,000 से 20,000 तक हो सकते हैं, वो भाजपा में जोड़े गए हैं और ऐसा प्रत्येक विधानसभा पर होने जा रहा है और किया जा रहा है ताबड़तोड़। ये इस सिस्टम नोड में हुआ तो कहीं ना कहीं नौर भादरा की इस कैंपेन ने पूरे जिले की हवा पलट कर रख दी दोस्तों। और 4-5 दिनों से देवेंद्र झाझड़िया जो सट्टा मार्केट में बराबरी से या कहीं ना कहीं सट्टा मार्केट में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अचानक फ्रंट फुट पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी का ये उम्मीदवार लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस चूरू लोकसभा के चुनाव में। तो हम यही आपको कह रहे हैं, एक एक विधानसभा का आपको रिकॉर्ड बताएंगे और डिटेल बताएंगे बाकायदा आपको एग्जाम्पल के साथ, और वहां के किस प्रकार से जो वहां फैक्टर चल रहे हैं और फैक्टर के तहत नेतागण आगे और पीछे हो रहे हैं और मायूसी या खुशी किन किन खेमों में किस प्रकार चल रही है, उसी के साथ बताएंगे देवेंद्र झाझड़िया। दोस्तों कल 2 अप्रैल को सरदार शहर विधानसभा का सघन दौरा करेंगे और करीब करीब गांवों में 16 गांव प्लस शहर की नुक्कड़ सभाएं करेंगे। इसके अलावा राहुल कसवा की बात करें तो राहुल कसवा भी आज जैसे 1 अप्रैल को तारानगर विधानसभा के लगभग 15 गांव, जिनमें भालेरी, चंगोई, रामपुरा, सात्यू, डोकवा, बुचावास आदि आदि गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। और कल 2 अप्रैल को भी राहुल कसवा जो है वो दोस्तों चूरू विधानसभा के 19 गांवों में नुक्कड़ सभाएं आयोजित करेंगे। तो दोनों ही ताबड़तोड़ प्रयास में लगे हैं। राहुल कसवा भी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार है जो टिकट मिलते ही, नाम पेपरों में आते ही दौड़ में आ जाते हैं दोस्तों। जो चाहे वो कहीं से खड़े हो, अचानक वो जीरो से हीरो की स्थिति में आ जाते हैं। और यही हाल यहाँ देवेंद्र झाझड़िया का है, जो कि लगातार अब फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके संबोधनों को, उनकी बातों को लोग यहाँ पसंद भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगली कड़ी में फिर एक नई विधानसभा की बात करेंगे और कल मिलेंगे 7 बजे। आज 1 अप्रैल है, मूर्ख दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और लगभग ये फ्रांस से 1582 से शुरू हुआ था मूर्ख दिवस मनाने का कार्यक्रम, और लगातार अनवरत दुनिया इसको मनाती जा रही है। और 1 अप्रैल को लोगों को उल्लू बनाया जाता है, लोगों को गलत सूचनाएं दी जाती है, हंसी मजाक की जाती है, और यही लगभग 16वीं शताब्दी से लगातार जारी है। और आज ही के दिन आरएसएस के सर संचालक दोस्तों केवी हेडगोवेर का जन्म हुआ था 1889 में। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना
बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।